इसी टेक्निकल क्लासेस में आपका स्वागत है। ठीक है, आज हम आपको कराने वाले हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट। ठीक है, थर्ड सेमेस्टर का है जो, और इसमें हम 6वां क्वेश्चन कराने वाले हैं। ठीक है, ऑलरेडी 5 क्वेश्चन हम करा चुके हैं। ठीक है, 6वां क्वेश्चन है आपका ट्रांसफार्मर में कूलिंग। ठीक है, ट्रांसफार्मर में कूलिंग क्यों किया जाता है? ठीक है, ट्रांसफार्मर में कूलिंग। ठीक है, ट्रांसफार्मर में कूलिंग इसलिए किया जाता है, ट्रांसफार्मर में जो लॉसेस होती हैं उससे हीट प्रोड्यूस होता है। हीट प्रोड्यूस होने से ट्रांसफार्मर में जो वाइंडिंग के होते हैं, वाइंडिंग के ऊपर इंसुलेशन लगाया जाता है जिससे आपस में शॉर्ट ना हो, तो इंसुलेशन हीट की वजह से ख़राब ना हो, इसीलिए हम ट्रांसफार्मर में कूलिंग करते हैं। ठीक है, अब ट्रांसफार्मर में कूलिंग आपका 4 प्रकार से होता है। ठीक है, आइए हम ट्रांसफार्मर के कूलिंग के बारे में बताते हैं आपको कैसे कैसे लिखना है। ठीक है, अच्छे से लिखेंगे आपको अच्छा खासा नंबर मिलता है, और ये क्वेश्चन हर साल आता है। ठीक है, मतलब पूछा जा सकता है। ऑलरेडी आपको 5 क्वेश्चन करा चुके हैं हम। ठीक है, देखिए इसमें है ट्रांसफार्मर में। ठीक है, ट्रांसफार्मर में प्रत्येक समय वाइंडिंग तथा कोर की वजह से हानियाँ होती हैं। ठीक है, वाइंडिंग और जो कोर होती हैं उन्हीं की वजह से हानियाँ होती हैं ना, आयरन लॉसेस तथा कोर लॉसेस। और ये हानियाँ हीट के रूप में होती हैं, आप जानते हैं ये हीट के रूप में होती हैं। ठीक है, और ये जो हानियाँ होती हैं वह हीट के रूप में होती हैं, जिससे कोर और वाइंडिंग का ताप बढ़ जाता है। ठीक है, जिससे कोर और वाइंडिंग का ताप बढ़ जाता है, इंसुलेशन ब्रेक डाउन कर जाते हैं इस बढ़े हुए ताप को कम करने के लिए। ठीक है, जिससे वाइंडिंग का इंसुलेशन ख़राब ना हो, इसीलिए हम कम करने के लिए इसे जो हीट है इसको कम करने के लिए ट्रांसफार्मर में कूलिंग करते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब देखिए 4 प्रकार कौन कौन से हैं। नंबर एक है आपका नेचुरल कूलिंग। ठीक है, नेचुरल कूलिंग। और है आपका, ये भी जान लीजिए। ठीक है, ये भी आपको याद रखना होगा कि 0 से 25 kVA तक के जो ट्रांसफार्मर होते हैं वह नेचुरल कूलिंग होते हैं। उनका जो कूलिंग होता है उनका कूलिंग हम नेचुरल कूलिंग के थ्रू करते हैं। ठीक है, और दूसरा है आपका ऑयल कूलिंग। ठीक है, दूसरा है आपका ऑयल कूलिंग जो होता है 25 kVA से लेके 2 MVA। ठीक है, 2 MVA तक की जो ट्रांसफार्मर होती हैं उनकी कूलिंग जो होती है हम ऑयल कूलिंग के थ्रू करते हैं। ठीक है, और जो आपका तीसरा ऑयल इमर्ज वाटर कूलिंग है। ठीक है, ऑयल इमर्ज वाटर कूलिंग, इसमें तेल होता है, इसमें भी ऑयल भरा जाता है। देखिए इसमें क्या होता है कि आपकी जो ट्रांसफार्मर होती हैं जब उनकी रेटिंग 2 MVA से लेके 2 MVA से ऊपर तक की होती हैं। ठीक है, 2 MVA से ऊपर होती हैं, तब उनका हम कूलिंग ऑयल इमर्ज वाटर कूलिंग के थ्रू करते हैं। ठीक है, चौथा है आपका एयर ब्लास्ट कूलिंग जहाँ करते हैं जहाँ ज़्यादा गर्मी होती है, पहाड़ी इलाकों में रेत जहाँ होते हैं वहाँ पर हम एयर ब्लास्ट कूलिंग का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चौथा है आपका। चलिए अब हम 1 बाय 1 करके सभी को एक्सप्लेन करते हैं अच्छे से, ताकि आपको पेपर में लिखने में परेशानी ना हो। ठीक है, सबसे पहला है आपका नेचुरल कूलिंग। ठीक है, नेचुरल कूलिंग सबसे पहला है आपका नेचुरल कूलिंग देखिए क्या क्या होता है। नेचुरल इस प्रकार के कूलिंग में ट्रांसफार्मर प्राकृतिक वायु तथा जल के द्वारा स्वतः ही ठंडा रहता है। इसमें कुछ करना नहीं रहता, वह ट्रांसफार्मर स्वतः ही जो प्राकृतिक वायु तथा हवाएं होती हैं, वायु तथा जल, ठीक है, वायु तथा जल के थ्रू वह नेचुरली कूलिंग होती हैं। ठीक है, और इसमें हम अंदर में देखिए इसका फिगर आपको ऐसे बनाना होगा। सबसे पहले आप ट्रांसफार्मर बनाइएगा, ट्रांसफार्मर के कोर को वाइंडिंग करके एक टैंक में रख दिया जाता है। टैंक में आप रखेंगे, उसमें तेल डालेंगे, तेल रखेंगे, इंसुलेटेड ऑयल रहेगा आपका, जैसे चीड़ का तेल हो गया, नेप्ता हो गया। और जो तेल आप ऑयल इसमें यूज करेंगे उसका जो स्ट्रेंथ होता है, वोल्टेज स्ट्रेंथ, ठीक है, ब्रेकडाउन होता है, उसका 90 किलो वोल्ट, ठीक है, किलो वोल्ट पर मीटर होता है। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, ठीक है, बोला जाता है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो है 90 से लेकर 95 तक होता है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन पेपर में आ सकता है JEE में, तो इसको भी देख लीजिएगा। तब देखिए इसमें ये आपके देखिए पाइप लगे होते हैं छोटे छोटे,
ये यहाँ पे ये रेडिएटर है, ठीक है। ये जो पाइप दिख रहे हैं आपको रेडिएटर है। रेडिएटर का काम क्या होता है, जब ऑयल आपकी ज़्यादा हीट हो जाती हैं तो वो फैलने लगती हैं, ऊपर की ओर बढ़ेंगी, तो इस पाइप के थ्रू ऊपर में पाइप में चले जाएंगे और इस पाइप के थ्रू अंदर आएंगे, और ये पाइप में जब बाहर की ओर जाएंगे, देखिए ये टैंक से बाहर है, जब पाइप बाहर के वायु से ठंडा होंगे, यहाँ पे जो ऑयल होंगी, फिर वो अंदर आएंगे, तो ऑयल आपकी जो यहाँ पे अंदर की जो ऑयल है वो ऑलरेडी गर्म है, और ये बाहर की ऑयल जब आएंगे तो थोड़ा ज़रूर ठंडा हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए हम रेडिएटर लगाते हैं। जब दाब बढ़ेगा तो ऑयल आपके इस रेडिएटर में चली जाती है, ठीक है। एक बार एक करके फिर यहाँ से बाहर आएंगे, फिर अंदर जाएंगे, ठीक है। इसी प्रकार से वे ये ठंडा होते रहते हैं, ठीक है। देखिए आप इसमें कौन कौन सा ऑयल यूज करते हैं। यही आपका चीड़ का तेल है, मिट्टी का तेल, अलावी तथा पेपरमेंट, आलसी, ये सभी इंसुलेटेड तेल होती हैं, ठीक है। फिर आपका देखिए वर्किंग आपको लिखना होगा। वर्किंग आपको कैसे लिखेंगे, देखिए ऊपर चित्र में ऑयल कूलिंग को दिखाया गया है, ठीक है। दिखाया गया जिसमें एक ट्रांसफार्मर को ठंडा किया जाता है। इसे जब आप यूज करेंगे, ठीक है, इसे बड़े टैंक से एक ट्रांसफार्मर में रख देते हैं। टैंक स्टील का बनाया जाता है, ठीक है। टैंक में इंसुलेशन ऑयल भर कर जिससे आवेश ना हो और तथा नमी भी ना हो। इसमें नमी भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर देखिए आपका क्या क्या है, इसमें आवेश तथा नमी ना हो, ठीक है। इसमें चीड़ का तेल जो आपको ऊपर हम बताए हैं वही आपको तेल रखना है। आदि का प्रयोग करते हुए ट्रांसफार्मर की ऊपरी सतह पर खाली स्थान छोड़ देते हैं जो दाब को मेंटेन करता है। देखिए आपको करना ये होगा कि जो ये ट्रांसफार्मर आप बनाए, देखिए यहीं तक आपको तेल रखना है, ठीक है। यहीं तक तेल रखना है, यहाँ से लेके यहाँ तक। ये वाला ऊपर में तेल नहीं रखेंगे, ताकि जब दाब बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो दाब बढ़ेगा तो ऑयल आपके एक्सपेंशन होंगे। जब बढ़ेंगे तो आपका जो ऑयल बढ़ेंगे इस रेडिएटर में चले आएंगे, ठीक है। इसलिए इतना खाली स्थान छोड़ दिया जाता है, ठीक है, ताकि वो ताप बढ़े तो अपना मैनेज कर लें। फिर आएंगे आप, देखिए यहाँ पे है आपका, ठीक है। ट्रांसफार्मर ऊपरी सतह पर खाली स्थान छोड़ देते हैं जो दाब को मेंटेन करता है। उसके टैंक के किनारों पर छिद्र द्वारा पाइप गोल व चपटी लगाते हैं जो दाब बढ़ने पर ऑयल को ठंडा प्रदान करता है, ठीक है। ये आपको लिखना पड़ेगा अच्छे से, ताकि अच्छा खासा नंबर मिले। फिर देखिए ये आपका है ऑयल इमर्ज वाटर कूलिंग, ठीक है। ऑयल इमर्ज वाटर कूलिंग दूसरा है आपका। तो ट्रांसफार्मर में कूलिंग जब बोलेंगे तो आपको ट्रांसफार्मर के बारे में ट्रांसफार्मर कूलिंग हेडिंग डाल के थोड़ा सा लिखिएगा, फिर आपको कोई भी लिख दीजिएगा, चारों में से एक, आपको अच्छा खासा नंबर मिलेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे है ऑयल इमर्ज वाटर कूलिंग। क्या होता है ऑयल इमर्ज वाटर कूलिंग? ऑयल इमर्ज वाटर कूलिंग, इसमें देखिए आपको करना क्या क्या है। देखिए जो ऊपर था वो सेम है, बस इसमें क्या है कि इसमें रेडिएटर नहीं लगेगा। यहाँ रेडिएटर लगा था ना ऊपर में, इसमें रेडिएटर नहीं लगेगा। काम क्या करना है, यहाँ पे एक पाइप लगेगी, इस पाइप के थ्रू यहाँ पे नीचे भी एक हम पाइप लगाएंगे। पाइप लगाने के बाद यहाँ से जो ऑयल होंगी, ऑयल को बाहर निकालेंगे तथा इस पाइप के थ्रू एक नली जो होती है छोटी सी, उसको भी हम ऊपर की तरफ इसे ले जाएंगे इसी वे में, ठीक है। और उसमें पाइप में हम ठंडे पानी का प्रवाह कराएंगे, जिससे जो ये ऑयल यहाँ से टैंक से बाहर निकल के इसमें आएंगी, तब वो जब ठंडे पानी के संपर्क में आएंगे तब वो थोड़ा ठंडा हो जाएंगे, ठीक है। आइए हम आपको बताते हैं वर्किंग इसका कैसे लिखना है। कंस्ट्रक्शन आप लिख लीजिएगा, ठीक है। इसमें क्या क्या यूज हुआ है, तो वर्किंग देखिए। वर्किंग में है आपका, वर्किंग में है आपका ऊपर चित्र में प्रदर्शित ऑयल इमर्ज वाटर कूलिंग की द्वारा ट्रांसफार्मर को कूलिंग किया जाता है। इसमें एक टैंक में, तो इसमें एक टैंक में ट्रांसफार्मर को रख दिया जाता है। टैंक को ऑयल से भर दिया जाता है टैंक के किनारों पर, ठीक है, रख दिया जाता है तथा ऑयल को भर दिया जाता है। टैंक के किनारों पर छिद्र द्वारा एक पाइप लगा दिया जाता है। टैंक के नीचे वाले छिद्र में पंप लगा होता है तथा पंप से पाइप से एक नली लगी होती है, जिससे
पंप के द्वारा ठंडे जल को नीचे से ऊपर की ओर भेजते हैं। ठीक है, जो यहाँ पे पाइप लगी है, इस पाइप में हम पंप के थ्रू ठंडे जल को नीचे से ऊपर की तरफ फेंकेंगे। ठीक है, ऊपर से नीचे नहीं, नीचे से ऊपर हम भेजेंगे। ठीक है, जल को भेजने के बाद देखिए क्या होता है। भेजने के बाद नीचे से नली के जिसमें हम पंप को नीचे से ऊपर की तरफ जल को भेजते हैं ताकि पानी जल्दी गर्म ना हो। ठीक है, पानी जो हो जल्दी गर्म ना हो, इसीलिए हम नीचे से ऊपर भेजते हैं। ठीक है, फिर आपका है, देखिए आपका तीसरा आपका एयर ब्लास्ट कूलिंग। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है, आप कोई भी लिख देंगे, आपको अच्छा खासा नंबर मिलेगा चारों में से। ठीक है, हम आपको सारे बता दे रहे हैं। अब देखिए इसमें क्या है, एयर ब्लास्ट कूलिंग। ऐसे कूलिंग का प्रयोग वहाँ करते हैं जहाँ ज़्यादा गर्मी होती है, अधिक तापमान के कारण ट्रांसफार्मर के ऑयल सूख जाते हैं, इसलिए वहाँ कूलिंग प्रयोग नहीं कर सकते हैं। वहाँ ऑयल कूलिंग का प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं। जहाँ पे अधिक गर्मी होती है वहाँ पर अगर हम ऑयल का प्रयोग करते हैं तो ऑयल अधिक गर्मी की वजह से सूख जाते हैं। ठीक है, इसलिए वहाँ पर हम ऑयल कूलिंग का प्रयोग नहीं करके एयर ब्लास्ट कूलिंग का प्रयोग करते हैं। एयर ब्लास्ट कूलिंग में होता क्या है कि आप ट्रांसफार्मर को एक ओर में रखने के बाद आप जो फ़ैन होती है, फ़ैन के थ्रू हम ट्रांसफार्मर को ठंडा करते हैं। ठीक है। हेलो स्टूडेंट, 7वां क्वेश्चन है आपका, 3 फेज ट्रांसफार्मर क्या होता है। ठीक है, पूछ सकते हैं 3 फेज ट्रांसफार्मर क्या होता है। 3 फेज ट्रांसफार्मर के बारे में आप लिखिए। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले आप फिगर बना दीजिएगा 3 फेज ट्रांसफार्मर। देखिए ये 3 फेज ट्रांसफार्मर है। 3 फेज ट्रांसफार्मर का ये प्राइमरी साइड है, ये सेकेंडरी साइड है। ठीक है, प्राइमरी साइड जो आपका है 3 फेज सप्लाई जब आप देंगे आर साइड में, वाई साइड में तथा बी साइड में। ठीक है, आर जो है आर है, वाई है, बी है। ठीक है, और ये है 3 फेज सप्लाई का सेकेंडरी साइड। ठीक है, जिसमें से आप आउटपुट को लेंगे। ठीक है, जैसे आप 3 फेज सप्लाई जब देंगे तो उसमें जो वोल्टेज को आप घटाना होगा या बढ़ाना होगा, तो सेकेंडरी साइड में जो आपको आउटपुट प्राप्त करना होगा, घटा के प्राप्त करना होगा या बढ़ा के प्राप्त करना होगा, तो ये आपका सेकेंडरी साइड है। ठीक है, चलिए आपको 3 फेज ट्रांसफार्मर के बारे में दिखाते हैं आपको कैसे लिखना है। ठीक है, फिगर वगैरह आप अच्छे से बनाइएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, देखिए आपका आएगा 5 नंबर में। ठीक है, 5 नंबर में आता है, और देखिए आपको यह आपको 5 नंबर में दे सकते हैं। ठीक है, तो देखिए 3 फेज ट्रांसफार्मर के बारे में बताइए। ठीक है, अब 3 फेज ट्रांसफार्मर के बारे में आपको अच्छे से लिखना होगा। 5 नंबर में वे देते हैं। ठीक है, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर पूछ सकते हैं और आपका 3 फेज ट्रांसफार्मर पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आपको देखिए 3 फेज ट्रांसफार्मर में आपको क्या क्या लिखना है। देखिए 3 फेज ट्रांसफार्मर जब 3 फेज सप्लाई से, ठीक है, जब 3 फेज सप्लाई के, आप जब 3 फेज सप्लाई देते होंगे, जिस प्रकार से आपको नीडेड होती होगी, कहीं पे आप सिंगल फेज सप्लाई देते होंगे, कहीं पे आप 3 फेज सप्लाई देते होंगे। जब आप 3 फेज सप्लाई देते होंगे तो आपको रिक्वायरमेंट होता होगा कि हमको अधिक वोल्टेज चाहिए, या हमको अब जो वोल्टेज दे रहे हैं उससे हमको कम वोल्टेज चाहिए, तो हम 3 फेज ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। ठीक है, जब 3 फेज सप्लाई की वोल्टेज को घटाना या बढ़ाना होता है उस समय 3 फेज ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जब हाई लेवल पर पावर को ट्रांसफ़र करना होता है तो उस समय 3 फेज ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। ठीक है, आपको पता चल गया होगा 3 फेज ट्रांसफार्मर क्या होता है। ठीक है, अब देखिए बता रहे हैं पार्ट ऑफ 3 फेज ट्रांसफार्मर। 3 फेज ट्रांसफार्मर के पार्ट क्या क्या हैं। ठीक है, देखिए आपका सबसे पहला है कोर है। ठीक है, 3 फेज जो ट्रांसफार्मर आप बनाएंगे उसमें कोर रहेगा, कोर के ऊपर आप वाइंडिंग करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला पार्ट रहेगा उसका कोर। फिर दूसरा है आपका वाइंडिंग। ठीक, आप वाइंडिंग करेंगे उस पर, उस कोर के ऊपर आप वाइंडिंग करेंगे। वाइंडिंग जो आप करेंगे वो 3 फेज सप्लाई के बेसिस पे करेंगे। फिर आपका तीसरा है, ठीक है, आपका तीसरा जो है इसमें दिए गए हैं, तीसरा है आपका टैंक एंड कवर। ठीक, फिर दूसरा है आपका बेस चैनल। ठीक है, टैंक एंड कवर जब आप ट्रांसफार्मर को बना लेंगे तो आप किसी टैंक में रखेंगे और उसको कवर से आप बंद कर देंगे। ठीक है, वही आपका टैंक है एंड कवर है। ठीक है, फिर चौथा है आपका बेस चैनल। बेस चैनल क्या होता है, जब आप ट्रांसफार्मर को बना लेते हैं 3 फेज ट्रांसफार्मर को बनाने के बाद वो आपका बहुत वेटेज होता है, तो आप
उस ट्रांसफार्मर को उठाने के लिए नीचे आप 2 बेस लगाते हैं, ठीक है। वही जो आपका होता है, वही जो आप पोल पे रखते हैं उस चैनल को, जिससे वह चैनल पे दबाव कम लगाए, जैसे वही है आपका बेस चैनल, ठीक है। आपका बेस चैनल हो जाएगा टाइप चेंजर के बारे में आगे आपके हम बताते हैं, ठीक है। टाइप चेंजर क्या होते हैं, देखिए कोर क्या होता है। कोर, ट्रांसफार्मर के कोर के द्वारा ही फ्लक्स प्राइमरी टू सेकेंडरी जाते हैं, ठीक है। जो कोर होता है, कोर के थ्रू ही, ठीक है, कोर के थ्रू ही फ्लक्स प्राइमरी से सेकेंडरी में वो जाते हैं, ठीक है। देखिए आपके कोर के थ्रू ही फ्लक्स प्राइमरी से सेकेंडरी में जाते हैं, जिससे सेकेंडरी में एक पावर उत्पन्न होता है, ठीक है। सेकेंडरी में एक पावर उत्पन्न होगा, अर्थात कोर फ्लक्स के लिए एक रास्ता प्रदान करता है, ठीक है। कोर जो है फ्लक्स के लिए एक रास्ता प्रदान करता है। फिर आपका है यहाँ पे कोर जो होती हैं थ्री फेज ट्रांसफार्मर में आपकी जो कोर होती हैं बनाए जाते हैं, वो आपके कोर मुख्य रूप से ई टाइप के इस प्रकार से कोर बनाए जाते हैं, ठीक है। आई प्रकार से बनाए जाते हैं तथा एल प्रकार से भी बनाए जा सकते हैं, यू प्रकार से भी बनाए जाते हैं तथा टी प्रकार से भी बनाए जा सकते हैं, ठीक है। थ्री फेज ट्रांसफार्मर के जो कोर हैं इतने प्रकार से बनाए जा सकते हैं, ठीक है, जिससे हिस्टैरिसीस लॉसेस को कम हो सके। इस प्रकार से जब आप बनाएंगे तो इसके ऊपर आप लेमिनेशन भी करेंगे, ठीक है, जिससे हिस्टैरिसीस लॉसेस कम होते हैं। फिर देखिए आपका क्या बोल रहे हैं, वाइंडिंग ऑफ थ्री फेज ट्रांसफार्मर, ठीक है। थ्री फेज ट्रांसफार्मर क्या वाइंडिंग कैसे करते हैं, कह रहे हैं कि थ्री फेज ट्रांसफार्मर में 4 प्रकार से वाइंडिंग होता है। देखिए कौन कौन सा वाइंडिंग है, नंबर 1 स्टार टू स्टार, ठीक है। आप जो प्राइमरी है आप उसको भी स्टार में कीजिए और सेकेंडरी जो है उसको भी स्टार में कीजिए, ठीक है। इसमें ये है। फिर दूसरा है आपका स्टार टू डेल्टा, फिर तीसरा है आपका डेल्टा टू डेल्टा, फिर चौथा है आपका डेल्टा टू स्टार, ठीक है। अब जान लेते हैं कि ये स्टार टू स्टार है क्या, ठीक है। देखिए जब ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग स्टार में हो तथा सेकेंडरी वाइंडिंग भी स्टार में हो तो उसे स्टार टू स्टार ट्रांसफार्मर कहते हैं, ठीक है। जब हम आपको बताए थे फिगर में, यहाँ पे ये प्राइमरी वाइंडिंग था, यहाँ से जो 3 तारें निकल रही थी ये प्राइमरी वाइंडिंग है। तो जो प्राइमरी वाइंडिंग की जो यहाँ पे जो 3 तारें बची थी यहाँ पे लास्ट में, इनको आप अगर एक साथ कलेक्ट करके न्यूट्रल कर दे रहे हैं तो आपका स्टार में हो जाएगा और दूसरा वाला जो है वो भी आपका स्टार में हो जाएगा। देखिए फिगर में बनाए हैं, ठीक है। फिर आपका दूसरा है जब ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग को स्टार में तथा सेकेंडरी वाइंडिंग को डेल्टा में हो जाए कनेक्ट करते हैं तो उसे स्टार डेल्टा कनेक्शन कहते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे है आपका फिगर, देखिए ये जो है ट्रांसफार्मर की ये प्राइमरी वाइंडिंग है RYB, और ये प्राइमरी वाइंडिंग के जो एक साइड के तार हैं उनको हम एक में कनेक्ट करके न्यूट्रल कर दिए हैं, ठीक है। और ये आपका है ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग, जिससे आप सप्लाई को आप लेंगे जिस प्रकार से आपको नीडेड होगा, वोल्टेज को घटाना होगा बढ़ाना होगा तो इस तरह आप यूज कीजिएगा। देखिए ये इसका भी इन साइड से जुड़ा है, ठीक है, R डैश Y डैश B डैश, ठीक। यह हो गया आपका स्टार टू स्टार, ठीक। यहाँ पे देखिए यह है आपका यहाँ पे देखिए ये है आपका स्टार टू डेल्टा, ये आपका प्राइमरी जो है स्टार में है, देखिए यहाँ पे जुड़ा है, और ये आपका डेल्टा में है, ठीक है। फिर है आपका ये है आपके, अब इसका थ्योरी लिख लीजिएगा। डेल्टा टू डेल्टा क्या होते हैं कि प्राइमरी वाइंडिंग डेल्टा में जोड़ते हैं तथा सेकेंडरी वाइंडिंग को भी डेल्टा में जोड़ते हैं, तब ये डेल्टा टू डेल्टा ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए डेल्टा टू स्टार, प्राइमरी वाइंडिंग को डेल्टा में जोड़िए तथा सेकेंडरी वाइंडिंग को स्टार में जब जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा डेल्टा टू स्टार, ये हो जाएगा डेल्टा टू डेल्टा, ठीक। अब इसको अच्छे से थ्योरी में लिखिएगा तभी आपको अच्छा खासा नंबर मिलेगा, ठीक है। फिर देखिए टैंक एंड कवर में क्या होता है, देखिए टैंक एंड कवर, ठीक। तो टैंक एंड कवर में बताते हैं हम आपको, टैंक एंड कवर, ठीक। टैंक एंड कवर में क्या होता है आपका, देखिए ट्रांसफार्मर के कोर और वाइंडिंग बनाने के बाद खुला नहीं छोड़ते हैं, अन्यथा वायु में उपस्थित नमी के कारण वाइंडिंग और कोर के ऊपर इंसुलेशन खराब हो सकते हैं, ठीक है। इसी इंसुलेशन को बचाने के लिए हम टैंक एंड कवर का यूज करते हैं, ठीक है, तथा उसका परावैद्युत सामर्थ्य भी घट जाता है। जब वो नमी को एब्जॉर्ब कर लेगा तो उसकी परावैद्युत सामर्थ्य जो होगी, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, वो घट जाएगी, ठीक है। इसीलिए हम टैंक एंड कवर का यूज करते हैं।
ठीक है। इसीलिए हम टैंक एंड कवर का यूज़ करते हैं। इसलिए कोर तथा वाइंडिंग के किसी टैंक में इसलिए कोर और वाइंडिंग को किसी टैंक में ऑयल के साथ फुल्ली पैक कर देते हैं और ट्रांसफार्मर के टैंक और कवर के ऊपर फिटिंग से कस देते हैं, ठीक है, फिटिंग से कस देते हैं। अब जब नमी वायु में उपस्थित नमी से बचाने के लिए हम टैंक एंड कवर का यूज करते हैं और टैंक में हम ऑयल भर के और कोर को हम रख देते हैं, ठीक है। फिर देखिए यह आपका है, यहाँ पे ये है आपके बेस चैनल, ठीक है। बेस चैनल क्या होता है? बेस चैनल बता रहे हैं कि ट्रांसफार्मर को किसी पोल या प्लिंथ पर फाउंडेशन स्थापित करने के लिए, जब हम ट्रांसफार्मर में, आप अपने गांव में देखे होंगे, ट्रांसफार्मर को स्थापित 2 पोलों के बीच स्थापित करने के लिए नीचे की साइड में 2 प्लिंथ हैं, नीचे की साइड में 2 बेस चैनल लगे होते हैं। जो चैनल लगे होते हैं उसी को ही बेस चैनल बोला जाता है, ठीक है। लगे होते हैं, देखिए फाउंडेशन स्थापित करने के लिए नीचे वाले भाग में 2 चैनल लगा दिए जाते हैं, जिससे ट्रांसफार्मर टैंक पर लगने वाला दाब, ठीक है, ट्रांसफार्मर टैंक पर लगने वाला दाब कम हो जाता है, ठीक है। जब दाब कम हो जाता है और ट्रांसफार्मर को उठाने में आसानी होती है, ठीक है। यही हो गया आपका बेस एंड चैनल। आप अच्छे से लिखिएगा, साफ़ सुथरा लिखेंगे तो आपको अच्छा खासा नंबर मिलेगा। और अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़िए, वीडियो आपको कंटिन्यू मिलेगा, ठीक है। इसकी चिंता ना करें आप। देखिए टैप चेंजर क्या होता है? टैप चेंजर ट्रांसफार्मर के आउटपुट वोल्टेज को जो सेकेंडरी साइड में जो वोल्टेज प्राप्त होता था उसको चेंज करने के लिए उसके नंबर ऑफ टर्न को चेंज करते हैं, ठीक है। अगर आपको आउटपुट वोल्टेज चेंज करना है तो आप ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी वाइंडिंग में जो नंबर ऑफ टर्न है उसको आपको घटाना बढ़ाना पड़ेगा। इसके लिए जिस डिवाइस का प्रयोग करते हैं उसे टैप चेंजर कहते हैं। देखिए अब टैप चेंजर आपके 2 प्रकार से होते हैं, एक लीनियर होता है और एक रोटरी टाइप में होता है। जब आप ट्रांसफार्मर को लीनियर टाइप में ऐसे घटाएंगे बढ़ाएंगे तो ये आपका लीनियर हो जाएगा, लीनियर टैप चेंजर। यदि आप उसको रोटरी टाइप में करेंगे, जैसे सिलेंडर टाइप में होगा, रोटरी टाइप में आप उसको घटाएंगे बढ़ाएंगे तब आपका रोटरी टाइप चेंजर हो जाएगा, ठीक है। फिलहाल वो हम लिखा नहीं है, अगर आपको लिखना होगा तो आप लिख लीजिएगा, ठीक है। अच्छे से आप सुनिएगा पूरे वीडियो को, ठीक है। ये हो गया आपका, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, 8वां क्वेश्चन है आपका ऑटो ट्रांसफार्मर के बारे में बताइए। यह पूछ सकता है ऑटो ट्रांसफार्मर क्या होते हैं, ऑटो ट्रांसफार्मर के बारे में बताइए, ऑटो ट्रांसफार्मर क्या होते हैं, लिखिए उसके बारे में, ठीक है। तो ऑटो ट्रांसफार्मर हम आपको बता देते हैं, पहले आप सुनिए ऑटो ट्रांसफार्मर क्या होता है। ऑटो ट्रांसफार्मर जो होता है उसमें केवल एक ही वाइंडिंग होता है, ठीक है। इसमें प्राइमरी सेकेंडरी जैसा कुछ नहीं होता है, इसमें सिर्फ एक ही वाइंडिंग होता है। देखिए सिर्फ एक ही वाइंडिंग है, इसीलिए इसको बोला जाता है कि ऑटो ट्रांसफार्मर में सिर्फ एक ही वाइंडिंग होता है। अब देखिए एक ही वाइंडिंग से ये इधर साइड में जो यहाँ से लेके यहाँ तक है ये आपका प्राइमरी हो गया, यहाँ से यहाँ तक का जो है ये सेकेंडरी हो गया, ठीक है। ऑटो ट्रांसफार्मर का यूज क्यों किया जाता है? ऑटो ट्रांसफार्मर का यूज इसलिए किया जाता है क्योंकि देखिए इसमें वाइंडिंग बहुत कम करना पड़ रहा है, ठीक है, और इसका वेट भी कम है और इसका कास्ट भी बहुत कम है। इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए कोई परेशानी नहीं होती है, ठीक है। इसीलिए ऑटो ट्रांसफार्मर अच्छा माना जाता है, ठीक है। ऑटो ट्रांसफार्मर हम आपको बता दिए हैं ओवरऑल। अब चलिए हम आपको दिखाते हैं आपको पेपर में कैसे लिखना है, ठीक है। अच्छे से फिगर बनाइएगा और इसका जो आप डेरिवेशन करेंगे, जब आप अच्छे से करेंगे तो आपको अच्छा खासा नंबर मिलेगा, ठीक है। देखिए ऑटो ट्रांसफार्मर, ठीक है, ऑटो ट्रांसफार्मर के बारे में बताते हैं। देखिए ऑटो ट्रांसफार्मर जो है ऐसा ट्रांसफार्मर जिसमें केवल एक ही वाइंडिंग प्रयोग हो ऑटो ट्रांसफार्मर कहलाते हैं, ठीक है। एक ही वाइंडिंग प्रयोग हो, इसमें वोल्टेज को घटाया और बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। इसमें वोल्टेज को घटाया बढ़ाया जा सकता है। फिर उसके बाद इसमें क्या है, देखिए इसका ये फिगर है। देखिए जब हम ट्रांसफार्मर आपको पढ़ा रहे थे तब हम आपको उसमें बताए थे कि जब 2 वाइंडिंग होता है, ठीक है,
ये पुराना वाला है, ये ऑटो ट्रांसफार्मर है, ठीक है। एक ही वाइंडिंग है। ये आपको ऐसे फिगर बनाना होगा अच्छे से, ठीक है। पूरी जो क्वांटिटी है सबको आप अच्छी तरह से दर्शाइएगा, ताकि आपको जब आप डेरिवेशन करेंगे तो कोई दिक्कत ना हो। देखिए यहाँ आप ए लिख लीजिएगा, यहाँ पे आप सी लिख लीजिएगा, यहाँ पे आप बी लिख लीजिएगा। लिखा गया है, देख लेंगे आपको अच्छा रहेगा, ठीक है। अब फिर देखिए नीचे यहाँ के बाद है आपका, आप पहले माना लिखिएगा। आपको इसी तरह से सारा चीज़ लिखना है। माना V1 प्राइमरी वोल्टेज है, I1 करंट है, प्राइमरी करंट है, N1 प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स तथा V1 प्राइमरी वोल्टेज, ये तो पहले बताए हैं V1। देखिए यहाँ से है आपका V2 सेकेंडरी वोल्टेज है, I2 जो है वह सेकेंडरी करंट है, और N2 सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न्स है, ठीक है। फिर देखिए जो ताम्र की मात्रा होती है, ताम्र यानी कि कॉपर की जो मात्रा है वह लेंथ के अनुपाती है। जो कॉपर हम बाइंडिंग किए हैं उसकी जो मात्रा होगी वह लंबाई के अनुपाती होगी, क्योंकि जितना हम लंबा तार लपेटेंगे वही बाइंडिंग तो होगा, हमारा कॉपर होगा, कॉपर की वही तो मात्रा होगी, ठीक है। और जो लेंथ होगी वह नंबर ऑफ टर्न के अनुपाती होगा, अर्थात इतना लंबा तार है, इस लंबे तार को हम बाइंडिंग में करेंगे इतना छोटा होगा, तो यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स पे ही तो डिपेंड कर रहा है। फिर तीसरा है आपका, देखिए एरिया पे भी डिपेंड करेगा। एरिया के जो लेंथ है कॉपर की, उस पर एरिया पे डिपेंड करेगा। एरिया करंट पे डिपेंड करती है, ठीक है। करंट एरिया पे डिपेंड करती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से है आपका करंट जो है एरिया पे डिपेंड करती है। फिर है आपका ताम्र की मात्रा, ठीक है। ताम्र की जो मात्रा है वह नंबर ऑफ टर्न और करंट के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। ये आप जान लीजिएगा, ताम्र की जो मात्रा होती है वह नंबर ऑफ टर्न्स और करंट के गुणनफल के बराबर होती है, WC, ठीक है। WC इक्वल्स टू अनुपाती N/I, ठीक है। अब इसके बाद फिर देखिए यहाँ से आप ऑटो ट्रांसफार्मर में, ठीक है। ऑटो ट्रांसफार्मर में AC में धारा I1 है। AC आप फिगर में देखिए यहाँ पे है AC, हम इसको लेके चल रहे हैं प्राइमरी साइड, ठीक है। आप प्राइमरी साइड लेके चल रहे हैं हम, जो यहाँ से A है और ये C है, नहीं यहाँ पे है, सॉरी यहाँ पे है C। पहले हम आपको दिखा दें, हाँ देखिए यहाँ से यहाँ तक लिया गया है, यहाँ आपका A है, यह आपका C है, ठीक है। तो A से C के बीच में नंबर ऑफ टर्न्स आपका N1 - N2 है, तथा करंट आपका I1 है, ठीक है। वोल्टेज आपका V1 है, ठीक। इतनी क्वांटिटी आपको पता चल गई ना। तो अब नीचे आइए, देखिए ऑटो ट्रांसफार्मर में AC में धारा I1 है, AC में नंबर ऑफ टर्न्स इतना है। CB में आपको ऊपर देखे हैं, CB देख लीजिए, ये है आपके CV, ठीक है। यहाँ पे ये है C, यह है B। CB में आपके नंबर ऑफ टर्न्स N2 है, ठीक। करंट I2 - I1 है, ठीक। और वोल्टेज जो है वह V2 है। सारी क्वांटिटी पता चल गई। अब नीचे आइए, सारी क्वांटिटी को आप अच्छे से ज्ञात कर लीजिएगा, ताकि आपको कोई भी डेरिवेशन करने में परेशानी ना हो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे है CB में नंबर ऑफ टर्न्स और करंट ऑटो ट्रांसफार्मर की कॉपर की जो मात्रा है वो आपके प्राइमरी, देखिए यहाँ पे W पर AC में भार तथा CB में भार जो है आपके प्राइमरी साइड में, तथा सेकेंडरी साइड में जो कॉपर की मात्रा है वो टोटल मात्रा पूछ रहे हैं, ठीक है। टोटल मात्रा जो है आपके इक्वेशन से जो आप निकाले हैं, देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे आप टोटल जब आप नंबर टर्न से गुणा करेंगे, देखिए टर्न्स है, करंट है, गुणा करेंगे तो आपको WC पता चल जाएगा। ये आपका सेकेंडरी में है, ये आपका प्राइमरी में है। दोनों को आप योग जब करेंगे, ठीक है, जब आप योगफल करेंगे तो आपको यहाँ पर योगफल करने के बाद आपका यहाँ पे देखिए, हाँ यहाँ पे जब आप WA करेंगे, ठीक है, ऑटो ट्रांसफार्मर के लिए कॉपर लॉस, कॉपर की मात्रा, ठीक है, आपको लास्ट में यही प्राप्त होगा। जोड़ लीजिएगा। जोड़ने के बाद आपका ये आप इक्वेशन फर्स्ट बना दीजिएगा। फिर देखिए साधारण जो ट्रांसफार्मर की कॉपर मात्रा जो होती है, साधारण ट्रांसफार्मर आप ऐसे बनाए थे, प्राइमरी साइड है, सेकेंडरी साइड में है, ठीक है,
यहाँ पे देखिए दो आप बाइंडिंग किए थे, तो इसकी बात कर रहा है। तो ठीक है, साधारण ट्रांसफार्मर, तो साधारण ट्रांसफार्मर में जो कॉपर की जो मात्रा होगी, ठीक, कॉपर की मात्रा आपका N1I1 N2I2, ये आपका इक्वेशन सेकंड बन जाएगा। आप जो है इक्वेशन सेकंड को, जो इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन सेकंड में भाग करने पर, ठीक है, जब आप भाग करेंगे देखिए आपको यहाँ पर ये प्राप्त होगा, ठीक है, ये आपको प्राप्त होगा। ये यहाँ पे देखिए लिख लीजिएगा, ये WA है, ठीक है, यहाँ पर W, ये ऑड लिख दीजिएगा, ऑड मतलब पुराना है, ठीक है, ओल्ड मतलब पुराना है, पुराना मतलब सेकेंड जो जिसमें दो बाइंडिंग किए गए हैं, ठीक है। आप फिर यहाँ पे आइएगा, देखिए देखिए यहाँ पे WA/W0 इक्वल्स टू W0 ना WO बोल दीजिए 1 माइनस 2N2I1/N1I1 प्लस N2I2, ठीक है। अब देखिए, अब आपको स्टेप अप पता करना हो या स्टेप डाउन पता करना हो। यदि आपको स्टेप डाउन प्राप्त करना हो तो आप N1I1 से भाग करेंगे, ठीक है, N1 और I1 से भाग करेंगे। किस में भाग करेंगे? आप अंश में तथा हर में, दोनों में जब आप N1I1 से भाग करेंगे तो भाग करने के बाद आपको देखिए यहाँ पर ये प्राप्त हुआ। I1 से I1 अंश में जब आप भाग करेंगे तो आपका यहाँ पर अंश में क्या था? अंश में आपका था, देखिए अंश में आपका प्राप्त हुआ था 2N1 2N2 और I1, ठीक, बाई N1 और I1 से I1 कैंसिल हो जाएगा। और देखिए N2/N1 जो है, हम आपको ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो बताए थे, नहीं बताए होंगे तो आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो जो होगा वह N2/N1 जो होता है वह आपका K के बराबर प्राप्त होता है, ठीक है। K या A जो कुछ भी आपको लिखना होगा लिख लीजिएगा, लेकिन आप K लिखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए K है, आप यहाँ पे K रखेंगे। नीचे आपका इसी प्रकार नीचे भी आप जब रखेंगे, देखिए नीचे में आपको थोड़ा डाउट हो सकता है तो हम बता दें कि नीचे साइड में आपका यहाँ पे है, देखिए ये N1 और यहाँ पे है जो N1 I1 से भाग गए हैं तो ये तो कट के एक आ जाएगा, लेकिन इस साइड में है जो आपका N2/N1, ठीक। फिर दूसरा I1, यहाँ पे I2 है, I2/I1 होगा, तो N1/I1 जो होगा वो तो K होगा, लेकिन जो I2/I1 होगा वो 1/K होता है, ठीक है। आपको ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो देखो यहाँ से कटिएगा तो कट जाएगा, एक प्राप्त हो जाएगा। बता देते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो पूरा, जो N2/N1 होता है बराबर E2/E1 बराबर I1/I2 बराबर K होता है, ठीक है। तो यही फार्मूला लगाना होता है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। इसी फार्मूला यूज करेंगे तो आपको फाइनल में यहाँ पे देखिए आपको ये प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। ये स्टेप डाउन के लिए है, ठीक है। स्टेप डाउन का आपको प्राप्त हो गया। स्टेप अप के लिए देख लीजिए, इसी प्रकार से ये भी आपको लिखना रहेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये ताम्र में बचत जो होगा आपको ये प्राप्त हुआ है WA, ताम्र में बचत W और जो पुराना वाला होगा माइनस जो ऑटो ट्रांसफार्मर का है उसको घटाएंगे तो आपको यही प्राप्त हो जाएगा, ठीक है, ये आपको प्राप्त हो जाएगा। फिर स्टेप अप के लिए देख लीजिए, आपको इसी तरह से सब कुछ लिखना होगा, ठीक है। फिगर आपको देखिए इस तरह से बनाना होगा। स्टेप अप ट्रांसफार्मर के लिए आपको इस तरह से फिगर बनाइएगा। बनाने के बाद स्टेप अप में आपको आउटपुट में जो वोल्टेज प्राप्त होगा वो हाई होना चाहिए, तो इसीलिए देखिए आपको यहाँ पे फिगर इस तरह से बनाया गया है, ठीक है। इस तरह से आप फिगर बनाइएगा। फिगर बनाने के बाद आपका दूसरा काम है पूरी जितनी भी क्वांटिटी है सबको आप दर्शाइएगा, जैसे V1 है, I1 है, N1 है, V2 है, I2 है, N2 है, सभी को आप अच्छी तरह से लिख लीजिएगा। यहाँ पे आप डॉट मत लगाइएगा, जब आप पेपर में लिखिएगा आप अच्छे से पूरा सभी का नाम लिखिएगा, ठीक है। अच्छे से लिखने के बाद आपके देखिए यहाँ पे है तो ट्रांसफार्मर में ताम्र हानियाँ, ठीक है। ट्रांसफार्मर में ताम्र हानियाँ आपको पहले भी बताए हैं कि वो नंबर ऑफ टर्न्स और करंट के अनुपाती होता है, ठीक है। यहाँ पे आप AC तथा CB में आप लगाइएगा, ठीक है। लगाने के बाद आपका जो प्राप्त होगा ट्रांसफार्मर में कॉपर की जो मात्रा होगी वो आपको प्राइमरी तथा सेकेंडरी दोनों साइड में ऑटो ट्रांसफार्मर में जोड़ के जितना भी आएगा आपको वो समीकरण नंबर 1 बना दीजिएगा। देखिए यहाँ पे समीकरण नंबर 1 है। फिर आप साधारण ट्रांसफार्मर के लिए भी बनाएंगे तो उसको समीकरण नंबर 2 रखेंगे। फिर समीकरण 1 में, ठीक है, समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर देखिए आपका यहाँ पे ये हो गया है, ठीक है। फिर आपको स्टेप अप के लिए करना है तो N2 और I2 से आप भाग करेंगे, ठीक है। N2 I2 से जब भाग करेंगे तब आप यहाँ पर आपका देखिए यहाँ पर भाग करने के बाद
आप अच्छे से भाग कर लीजिएगा, ठीक है। भाग करने के बाद आपका फाइनल में यही प्राप्त होगा, ठीक है। फाइनल में आपका फाइनल में देखिए आप जो आंसर है उसको मिलाइएगा तो WA जो है ऑटो ट्रांसफार्मर स्टेप अप के लिए आपका यही प्राप्त होगा। तथा ताम्र में जो बचत होगा, जब परसेंटेज में पूछेंगे तो आपका W ऑड में जो है ऑड ट्रांसफार्मर का जो कॉपर लॉस है, कॉपर में बचत है, माइनस ऑटो ट्रांसफार्मर में है जो, उसको आप देखेंगे तो आपको यही प्राप्त होगा, ठीक है। इसको आप अच्छे से लिखिएगा, ये आपका बहुत स्कोरिंग है और पूरे अच्छे तरह से जब लिखेंगे तो आपका 2-3 पेज जाएगा तो अच्छा खासा नंबर मिलेगा। अगर आप लिखते हैं पूरा तो 5 में आपको शायद ही 4 शायद कह रहे हैं, पूरी अच्छी तरह से आपको 4 नंबर तो देंगे ही, वो देंगे, ठीक है। जब आप पूरी डेरिवेशन को लिखेंगे तो आपको 4 नंबर अच्छे से ही मिलेगा, ठीक है। हेलो स्टूडेंट, 9वां क्वेश्चन है आपका विभिन्न प्रकार के ट्रांसफार्मर, ठीक है। विभिन्न प्रकार के ट्रांसफार्मर क्या होते हैं, देखिए आपके पूछ सकता है कि फर्नेस ट्रांसफार्मर क्या होता है, और आपका पूछ सकता है ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर क्या होता है, रेक्टिफायर ट्रांसफार्मर क्या हो सकता है। इस प्रकार से आपको पूछ सकता है विभिन्न प्रकार के ट्रांसफार्मर के बारे में आप लिखिए, तो कोई भी एक आपको पर्टिकुलर पूछ सकता है। तो चलिए आपको बताते हैं विभिन्न प्रकार के ट्रांसफार्मर क्या क्या होते हैं, ठीक है। देखिए विभिन्न प्रकार के ट्रांसफार्मर हैं आपके, जिसमें से पहला है आपका वेल्डिंग ट्रांसफार्मर, ठीक है। जो वेल्डिंग करने के लिए ट्रांसफार्मर का यूज करेंगे उसको बोला जाता है वेल्डिंग ट्रांसफार्मर, ठीक है। दूसरा आपका है भट्टी ट्रांसफार्मर या फर्नेस ट्रांसफार्मर। इन दोनों में से कोई भी पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। फिर आपका है दूसरा, देखिए यहाँ पे है आपका रेक्टिफायर ट्रांसफार्मर, ठीक है, रेक्टिफायर ट्रांसफार्मर। और फिर चौथा है आपका अर्थिंग ट्रांसफार्मर, ठीक है, अर्थिंग ट्रांसफार्मर। फिर है आपका ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये आपका वेल्डिंग ट्रांसफार्मर और फर्नेस ट्रांसफार्मर आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और ये अर्थिंग वाला भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चलिए हम आपको बताते हैं वेल्डिंग ट्रांसफार्मर, ठीक है। वेल्डिंग ट्रांसफार्मर क्या होता है, पहले आपको इसके बारे में बता देते हैं, ठीक है। वेल्डिंग ट्रांसफार्मर क्या होता है, यह एक प्रकार का स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है। वेल्डिंग ट्रांसफार्मर में जिस ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है वह स्टेप डाउन होता है, जिसके सेकेंडरी साइड में, ठीक है, जिसके सेकेंडरी साइड में टाइप चेंजर लगा होता है। हम आपको टाइप चेंजर के बारे में पहले बता चुके हैं। टाइप चेंजर क्या होता है, जिससे हम वोल्टेज को घटाया बढ़ाया जा सकता है। टाइप चेंजर का काम होता है जो नंबर ऑफ टर्न होते हैं उसको आप घटाएंगे या बढ़ाएंगे तो आपका जो इंड्यूस्ड EMF है उसको घटाया या बढ़ाया जा सकता है टाइप चेंजर के थ्रू, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये आपका फिगर है, ठीक है। फिगर आपको अच्छी तरह से बनाना होगा, देखिए यहाँ पे है फिगर, आप अच्छे से बनाएंगे तो आपको अच्छा खासा नंबर मिलता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर है ये आपका टाइप चेंजर, ठीक, जिससे आप वोल्टेज को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। जैसे यहाँ पे पॉइंट पे जुड़ा है, अभी इसका जो नंबर ऑफ टर्न्स है अधिक प्राप्त हुआ है। जब आप इस टर्न को घटा के यहाँ पर तीसरे वाले पे कनेक्ट देंगे या चौथे वाले पे या दूसरे वाले पे कनेक्ट करेंगे तो उसका नंबर ऑफ टर्न घटेगा, जब लास्ट में जाएंगे तो बढ़ेगा। तो इसी प्रकार से इंड्यूस्ड EMF भी आपका बढ़ेगा घटेगा, ठीक है, बढ़ेगा घटेगा दोनों होगा। फिर देखिए ये आपका है होल्डर है, ठीक है, होल्डर है, रॉड है, ये इलेक्ट्रोड है। तो आपका वेल्डिंग करने के लिए जो भी यूज होगा इसमें होगा। और देखिए आपका प्राइमरी साइड में जो आपका सेकेंडरी साइड में एक वायर को आप टाइप चेंजर के थ्रू जोड़ दिए हैं तथा जो दूसरा वायर है उसको आप अर्थिंग कर देंगे, ठीक है। और इसमें हमेशा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज होता है, ठीक है, वेल्डिंग ट्रांसफार्मर में। फिर आपका है दूसरा, देखिए इसके वर्किंग और कंस्ट्रक्शन को आप लिख लीजिएगा, कंस्ट्रक्शन आप लिख लीजिएगा, वर्किंग हम बता दे रहे हैं क्या क्या है, ठीक है। देखिए यहाँ पे हैं वेल्डिंग ट्रांसफार्मर में स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है जो AC पर वेल्डिंग करने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है, जो AC पर वेल्डिंग करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके सेकेंडरी साइड में टाइप चेंजर लगा होता है, जो आपको पहले फिगर में बताया जा चुका है, जिससे वोल्टेज को घटाना या बढ़ाया जा सकता है। तथा सेकेंडरी वाइंडिंग, ठीक है, तथा सेकेंडरी वाइंडिंग जो है आपका सेकेंडरी वाइंडिंग के एक वायर को अर्थिंग कर दिया जाता है। देखिए यहाँ पर एक है वायर जिसको अर्थिंग कर दिया गया है और दूसरा वायर आपका टाइप चेंजर से जुड़ा है, ठीक है। वेल्डिंग ट्रांसफार्मर एक
सिंगल फेजी व 3 फेजी दोनों प्रकार से सप्लाई से प्रयोग में लाए जा सकते हैं। ठीक है, आपका जो वेल्डिंग ट्रांसफार्मर है आप उसको सिंगल फेज में भी चला सकते हैं तथा 3 फेज से भी चलाया जा सकता है। फिर देखिए आपका दूसरा है इसमें दिया गया है फर्नेस ट्रांसफार्मर। ठीक है, फर्नेस ट्रांसफार्मर क्या होता है ये भी पूछा जा सकता है, तो हम बता देते हैं आपको। देखिए फर्नेस ट्रांसफार्मर एक प्रकार का जो है वह एक प्रकार का स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे है, ये भी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है फर्नेस ट्रांसफार्मर, जिसमें सेकेंडरी साइड में हाई करंट प्राप्त होता है। ठीक है, जिसके सेकेंडरी साइड में हाई करंट फ्लो होता है, क्योंकि देखिए सेकेंडरी साइड में वोल्टेज कम होगा तथा करंट अधिक प्राप्त होता है, तो उसमें फर्नेस के रूप में यूज किया गया है। ठीक है, स्टेप डाउन को, जिसके पावर लॉस ज़्यादा होता है। जब आपको करंट हाई प्राप्त होगा तो आप करंट इसमें पावर लॉस ज़्यादा होता है। जब आप इंडक्टिव लगाएंगे तो उसमें पावर लॉस ज़्यादा होता है, जो हीट के रूप में होता है। पावर लॉस जब होगा हीट के रूप में होता है, जिससे क्या होता है, जिससे चार्ज पिघल जाते हैं। चार्ज मतलब क्या होता है कि जिस चीज़ को आपको पिघलाना होता है फर्नेस में उसी को चार्ज बोला जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो हैं आपके ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? फर्नेस ट्रांसफार्मर नंबर 1 है आपके डायरेक्ट फर्नेस, फिर दूसरा है आपका इनडायरेक्ट फर्नेस कहते हैं। ठीक है, अब डायरेक्ट फर्नेस क्या होता है, देखिए डायरेक्ट फर्नेस होता है यदि चार्ज, ठीक है, डायरेक्ट फर्नेस है आपका, ठीक है, डायरेक्ट फर्नेस है आपका यदि चार्ज पिघलने वाला धातु इलेक्ट्रोड के साथ जुड़ा हो, ठीक है, जुड़ा हो तो उसे डायरेक्ट कहते हैं, डायरेक्ट फर्नेस कहते हैं। यदि जो चार्ज रहेगा आपका, जिसको आप पिघलाना रहेगा आपको, यदि वह ट्रांसफार्मर के जो इलेक्ट्रोड रहेंगे उससे डायरेक्ट जुड़ा रहेगा तो उसे डायरेक्ट फर्नेस बोला जाता है। ठीक है, और यदि देखिए आपका फिगर बनेगा, आपको फिगर अच्छे से बनाना पड़ेगा। यही है आपका फिगर, ठीक है, ये हो गया आपका फिगर। यहाँ पे ट्रांसफार्मर है, ये आपके इलेक्ट्रोड हैं, और देखिए यहाँ पे हमको जो चार्ज है यहाँ पर ये चार्ज हो गए आपके, ये रॉड है, रॉड के थ्रू जिन चार्ज को हमको बुलाना होता है ये डायरेक्ट जुड़े हुए हैं। ठीक है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर ये आपके रोटर हो गए। ठीक है, इसी प्रकार से आपको फिगर बनाना होगा पूरा। यहाँ पे देखिए पूरी तरह से स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, ये आपके इलेक्ट्रोड होगा। ठीक है, अधिक मेल्टिंग पॉइंट होता है, ये आपका रोटर होगा। ठीक है, बाकी जो आपका इनडायरेक्ट वाला है अब उसको इसी तरह से वो भी बनेगा, बस वो डायरेक्ट नहीं जुड़ेगा। ठीक है, उसका फिगर हम नहीं बनाए हैं, अगली बार हम आपको उसका भी दे देंगे। ठीक है, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, 10वां क्वेश्चन है आपका टेस्टिंग ऑफ ट्रांसफार्मर। ठीक है, टेस्टिंग ऑफ ट्रांसफार्मर आपसे पूछ सकता है। टेस्टिंग ऑफ ट्रांसफार्मर आपके 6 प्रकार से होते हैं, जिसमें से आपके पेपर के लिए सिर्फ 2 ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नंबर 1 है ओपन सर्किट टेस्ट। ठीक है, ओपन, देखिए बता रहे हैं हम आपको। नंबर 1 है आपका ओपन सर्किट टेस्ट, फिर दूसरा है आपका शॉर्ट सर्किट टेस्ट। ठीक है, अब ये दोनों में क्या है, देखिए ट्रांसफार्मर की जो टेस्टिंग होते हैं वो ओपन सर्किट की तरह हो सकते हैं या शॉर्ट सर्किट की तरह, या आपके पेपर में पूछा जा सकता है। उसमें आप वो पेपर में बोल सकते हैं कि ट्रांसफार्मर की टेस्टिंग के बारे में बताइए। ठीक है, तो आपको या तो आप ओपन सर्किट टेस्ट लिखिएगा या आप शॉर्ट सर्किट टेस्ट लिखिएगा, कोई इसमें से एक लिखेंगे, आपको 5 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, आप अच्छे से लिखिएगा फिगर उगर बना के। चलिए तो हम आपको दिखाते हैं ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट होते क्या हैं। देखिए टेस्टिंग ऑफ ट्रांसफार्मर। ठीक है, टेस्टिंग ऑफ ट्रांसफार्मर जो होती हैं उसके बारे में पहले बता देते हैं। ट्रांसफार्मर की सही गुणवत्ता की जांच करने के लिए उनकी टेस्टिंग आवश्यक है। ठीक है, ट्रांसफार्मर जो है अच्छी तरह से वर्क कर रहा है तो उसको 1 महीने या 2 महीने बाद टेस्टिंग किया जाता है। वैसे तो मेंटेनेंस के लिए भी एक समय निर्धारित किया जाता है कि आप इतने समय बाद उसका टेस्टिंग करेंगे, लेकिन टेस्टिंग में क्या होता है वो बता रहे हैं कि आपके टेस्टिंग 2 प्रकार से होते हैं। समय समय पर उनकी गुणवत्ता का जाँच किया जाता है। ठीक है, उनकी गुणवत्ता जैसे कि आप जो ऑयल भरे हैं उसमें ट्रांसफार्मर में उसकी जांच करेंगे, और कहीं पे फॉल्ट तो नहीं है उसकी जांच करेंगे, तो समय समय पर सबका टेस्टिंग किया जाता है। तो वही है आपका टेस्टिंग ऑफ ट्रांसफार्मर। ठीक है, और टेस्टिंग ऑफ ट्रांसफार्मर में देखिए सबसे पहला है आपका
शॉर्ट सर्किट टेस्ट, ठीक। शॉर्ट सर्किट जो टेस्ट होता है उसमें स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है, ठीक है। और जो ओपन सर्किट टेस्ट होता है उसमें स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है। अब देखिए इसमें फिगर कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं ओपन सर्किट टेस्ट, ठीक है। इसमें स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूज होता है, ठीक है। अब देखिए क्या है, ट्रांसफार्मर की इस टेस्ट में ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग को ओपन रखते हैं, ठीक है। जिस प्रकार के नाम से ये आपको पता चल रहा है ओपन सर्किट टेस्ट, तो इस ट्रांसफार्मर में जो सेकेंडरी वाइंडिंग होगा उसको आप ओपन रखेंगे, ठीक है। ओपन रख के उसका ट्रांसफार्मर का आप टेस्टिंग करेंगे, ठीक है। इस टेस्ट को नो लोड टेस्ट भी कहते हैं, ठीक है। जब आप ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग को ओपन रखेंगे, कोई लोड नहीं लगाएंगे, तो इसलिए इसको नो लोड टेस्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे क्या है इस टेस्ट के, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस टेस्ट के द्वारा निम्न राशियों को ज्ञात करते हैं। कौन कौन सी राशि ज्ञात करेंगे, देखिए नो लोड करंट, ठीक है। इस टेस्ट के द्वारा आप बहुत सारी चीज़ों को ज्ञात करेंगे। सबसे पहला है आपका, देखिए यहाँ पे है नो लोड करंट, फिर दूसरा है आपका प्राइमरी वोल्टेज, फिर तीसरा है आपका प्राइमरी इनपुट पावर, फिर चौथा आपका कोर लॉसेस, ठीक है। फिर पाँचवा दिए हैं नो लोड पावर फैक्टर, ठीक है। इसके द्वारा जो हम ओपन सर्किट टेस्ट करेंगे उसमें नो लोड पावर फैक्टर को भी ज्ञात कर सकते हैं। मैग्नेटिक एंड लॉसेस करंट को भी ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। फिर है आपका देखिए आर नॉट, ठीक है, एक्स नॉट एंड जेड नॉट, इसको भी हम ज्ञात कर सकते हैं। देखिए ये इसका फिगर है, फिगर आपको अच्छे से तरह से बनाना है। देखिए यहाँ पर ये आपका है ऑटो ट्रांसफार्मर, ये है सेकेंडरी वाइंडिंग देखिए टैप चेंजर के थ्रू हम सेकेंडरी में लिए हैं, ये आपका प्राइमरी हो गया, ठीक है। यहाँ से इतना पूरा प्राइमरी है और यहाँ से यहाँ जो लिए हैं, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का ये आपका सेकेंडरी हो गया। और यहाँ से देखिए इसमें हम एक एमीटर को जोड़ेंगे, ठीक है। एमीटर और वोल्ट मीटर, एमीटर जो है आपका सीरीज में रहेगा तथा वोल्ट मीटर पैरेलल में रहेगा, तथा जो वाट मीटर रहेगा पावर को मापने के लिए इसमें उसको सीरीज में जोड़ेंगे, तथा एक ट्रांसफार्मर जिसका टेस्टिंग करना है उसको जोड़ेंगे। देखिए सेकेंडरी साइड में हम कोई भी लोड नहीं जोड़े हैं, उसको ओपन रखा गया है, ठीक है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूज किया गया है, ठीक है। इतना सब आप देख लीजिएगा अच्छे से। फिगर आप 2-3 बार बनाएंगे आपको अच्छा खासा आ जाएगा, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर दिया गया है कि यहाँ पर देखिए आपको दिया गया है नो लोड करंट प्राप्त करना, ठीक है। नो लोड करंट एमीटर की रीडिंग है नो लोड करंट होती है। देखिए सेकेंडरी साइड में कोई करंट नहीं फ्लो हो रहा है, जीरो करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। सेकेंडरी साइड में कोई करंट फ्लो हो रहा है, तो इसमें जो एमीटर लगा है इसमें जो करंट मिलेगा वही आपका नो लोड करंट ज्ञात करेगा, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे है आपका प्राइमरी वोल्टेज प्राप्त करना, ठीक है। अब प्राइमरी वोल्टेज देखिए क्या है, प्राइमरी वोल्टेज में है आपके वोल्टमीटर की रीडिंग ही प्राइमरी वोल्टेज होता है। इसमें जो पैरेलल में जो वोल्टेज लगा है वो जो वोल्टेज को मापन करेगा वही आपका प्राइमरी वोल्टेज हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए इनपुट पावर पूछ रहे हैं, इनपुट पावर कैसे ज्ञात करेगा। इसमें जो वाट मीटर लगा है, वाट मीटर की रीडिंग इनपुट पावर होती है या प्राइमरी पावर होता है। देखिए जो वाट मीटर है, वाट मीटर के द्वारा आप जानते हैं क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हैं। ये तो देखिए ये क्या कहते हैं इनपुट के पावर को मापे हैं, तथा इसके द्वारा वाट मीटर के द्वारा आप आयरन लॉसेस को भी ज्ञात किया जाता है। ओपन सर्किट टेस्ट में आयरन लॉस ज्ञात होता है वाट मीटर के थ्रू, ठीक है। ये आपके एसएससी जेईई में पूछा जा सकता है, मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वाट मीटर के द्वारा आप क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, तो वो आयरन लॉस को फाइंड आउट करता है, ठीक है। फिर देखिए आपका है यहाँ पे है चौथा, पूछ रहे हैं कि कोर लॉस ज्ञात करना है, ठीक है। कोर लॉसेस क्या है, कोर लॉसेस इस समय दिए गए टोटल इनपुट पावर, इस समय जब आप टोटल इनपुट पावर देंगे, ठीक है, टोटल इनपुट पावर जब आप देंगे, ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि इनपुट पावर जब आप देंगे प्राइमरी साइड में जब आप सप्लाई दे रहे हैं, ठीक है, प्राइमरी साइड में जब आप जो भी आप सप्लाई दे रहे हैं वो आपका इस समय दिए गए टोटल इनपुट पावर कोर लॉस के रूप में होती है, ठीक है। अर्थात कोर लॉस के रूप में कोर लॉस इज इक्वल टू वाट मीटर के रूप में, वाट मीटर जो होता है वो कोर लॉस को ही मापन करता है, ठीक है। कोर लॉस आयरन लॉस हम बताए हैं ना आपको, यही पूछा जा सकता है कि वाट मीटर क्या काम कर रहा है, आयरन लॉस को माप सकता है या कोर लॉस को मापेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे है आपका पाँचवा पूछ रहे हैं कि पाँचवा है नो लोड पावर फैक्टर, नो लोड पावर फैक्टर। देखिए नो लोड पावर फैक्टर आपका जो वाटफुल कंपोनेंट होगा,
ठीक है। प्राइमरी साइड में जो वाटफुल कंपोनेंट होगा वो W0, ठीक है, W0 इक्वल्स टू IW इंटू V1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर है आपका नो लोड पावर फैक्टर जो है यहाँ पे W0 इक्वल्स टू यहाँ पर V1 है और I0 करंट फ्लो हो रहा है प्राइमरी साइड में, ठीक है, और इंटू cos phi नॉट, ठीक है। cos phi नॉट का मान आपके यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। ये आपका मैग्नेटाइजिंग वाला जो हम बताए थे आपको, कोर में जो लॉसेस होती हैं, पिछले वीडियो में हम आपको बता चुके हैं, उसी के थ्रू आया है, आपको समझ में आ जाएगा अच्छी तरह से, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए यहाँ पर हैं ये आपके म्यू आर तथा म्यू डब्ल्यू में म्यू कह रहे हैं आई म्यू और आई डब्ल्यू प्राप्त करना, ठीक है। देखिए ये क्या क्या है, ये जो हैं आपके हम पहले ही बताए हैं आपको। देखिए ये जो आई डब्ल्यू है ये आपका वाटफुल है, वाटफुल कंपोनेंट करंट का। ये जो आई म्यू है ये आपका मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट है, जो करंट का आई नॉट जो फ्लो हो रहा था, हम आपको फिगर बनाए थे। देखिए आपको याद होगा यहाँ से यहाँ आई नॉट करंट फ्लो हो रहा था और यहाँ पर आपका था रेजिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आ रहा था आई नॉट करंट, ठीक। आई नॉट करंट जब इसमें आएगा तो आई नॉट और इंटू साइन फाई नॉट, जब इसमें आएगा रेजिस्टेंस में तो आई नॉट और इंटू ये हो जाएगा आपका कास फाई नॉट, ठीक। समझ में आ गया ना, वही चीज़ है आपका। फिर देखिए यहाँ पर दिए हैं वो सातवां फाइंड आउट करने के लिए आर नॉट, एक्स नॉट, जेड नॉट ज्ञात करना, ठीक है। देखिए यही हम आपको समझा रहे थे, ठीक है। यही आई नॉट करंट फ्लो हो रही है और आई डब्ल्यू आई म्यू, ठीक। आई एम भी लिख सकते हैं या आई म्यू भी लिख सकते हैं, जो भी आपको समझ में आए वो आप लिखिएगा, ठीक है। इसके द्वारा ज्ञात करना। देखिए कैसे ज्ञात करते हैं, जो आपका I1 है और नॉट है वो जो V1 सप्लाई दे रहे हैं, और जो आपका वाटफुल कंपोनेंट में जो आपका करंट है उससे आप भाग देंगे तो आपका आर नॉट पता चल जाएगा। एक्स नॉट का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए देखिए एक्स नॉट जो है V1 सप्लाई जो दे रहे हैं तथा मैग्नेटाइजिंग में जो करंट आपको मिल रहा है उसको आप यूज करेंगे तो आपका ये मिल जाएगा, ठीक है। फिर आपका जेड नॉट होता है एक्स नॉट तथा उसका जो रिजल्टेंट जब आप निकालेंगे एक्स नॉट तथा आर नॉट का जब रिजल्टेंट निकालेंगे तो ये आपका जेड नॉट हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए आपका पूछ सकते हैं, अब आपको पूछेंगे वो ओपन सर्किट टेस्ट हम आपको बता चुके हैं। शॉर्ट सर्किट टेस्ट देखिए, शॉर्ट सर्किट टेस्ट क्या होता है, ट्रांसफार्मर की टेस्टिंग में आपके दो ही बताए हैं हम आपको पेपर के लिए, अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो आप इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। देखिए इसमें है शॉर्ट सर्किट टेस्ट। शॉर्ट सर्किट टेस्ट क्या होता है, जो शॉर्ट सर्किट टेस्ट होता है इसमें स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है, ठीक है। इसके सेकेंडरी वाइंडिंग को शॉर्ट कर देते हैं जिससे अधिक करंट फ्लो करे, ठीक है। इसके सेकेंडरी साइड को जब आप शॉर्ट कर देंगे, शॉर्ट सर्किट में करंट हाई फ्लो होता है, ठीक है। शॉर्ट सर्किट में करंट हाई फ्लो होता है, इसलिए देखिए इसलिए दिया गया है, इसलिए ठीक है, इसलिए इसे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं। सेकेंडरी साइड को आप क्या कर रहे हैं, शॉर्ट कर दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर ये आपका फिगर है, फिगर आपको अच्छी तरह से बनाना है। देखिए पहले फिगर की तरह सेम है, बस इसमें अंतर ये है कि देखिए यहाँ सेकेंडरी साइड में हम शॉर्ट कर दिए हैं, बस बाकी सब सेम है। अब ओपन सर्किट टेस्ट पढ़ेंगे, शॉर्ट सर्किट टेस्ट पढ़ेंगे, आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगा। बस यहाँ देखिए आपको शॉर्ट करना है, ठीक। यहाँ पर एक एमीटर लगेगा, ठीक है। फिर देखिए अब इसमें भी टेस्टिंग करना है। टेस्टिंग क्या क्या करना है ये देख लीजिए। इसमें सबसे पहले आपको टेस्टिंग करना है, इस टेस्ट के दौरान इन राशियों के याद कैसे हैं, प्राइमरी फुल लोड करंट, सेकेंडरी फुल लोड करंट, प्राइमरी इनपुट पावर, कॉपर लॉस, ठीक है। फिर है आपका देखिए R01, X01, Z01, ठीक है। प्राइमरी साइड में जितनी वैल्यू पूछ रहे हैं वो प्राइमरी साइड के पूछ रहे हैं। फिर है आपका दिए गए हैं यहाँ पे हैं कि I1 तथा I2 को I1 व I2 ज्ञात करना, ठीक है। I1 जो है, I1 A1 की रीडिंग है। A1 क्या है, जो प्राइमरी साइड में एमीटर लगा है उसकी रीडिंग है, ठीक है। जो I0 को फाइंड आउट करना होगा तो जो एमीटर प्राइमरी साइड में लगा है उसके थ्रू मिल जाएगा।
तथा जो आपका I2 है वह A2 की रीडिंग होती है, ठीक है। जो आपके शॉर्ट सर्किट में हम लगाए हैं एमिटर, उसकी रीडिंग है। फिर देखिए यहाँ पे हैं आपके प्राइमरी, देखिए यहाँ पे हैं प्राइमरी वोल्टेज पूछ रहे हैं, ठीक है। प्राइमरी वोल्टेज हैं आपके, देखिए प्राइमरी वोल्टेज के द्वारा ज्ञात करते हैं। प्राइमरी वोल्टेज जो वोल्टमीटर लगा है पैरेलल में, उसकी जो रीडिंग होगी वही आपका प्राइमरी वोल्टेज हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे प्राइमरी इनपुट पावर, ठीक है। प्राइमरी इनपुट पावर वाटमीटर की रीडिंग ही इनपुट पावर रीडिंग होती है, ठीक है। इनपुट की जो पावर होगी वही आपका हो जाएगा। वाटमीटर जो लगा है, अब इसमें जो वाटमीटर लगता है, ठीक है, इसमें जो वाटमीटर लगा है वह आपके कॉपर लॉस को देता है, ठीक है, कॉपर लॉसेस। और ओपन सर्किट टेस्ट में जो आपको लॉसेस मिला था वो आयरन मिला था, ठीक है। यही आपका डिफरेंस है। फिर देखिए, फिर यहाँ पर है कॉपर लॉस, पूछ रहे हैं कि कॉपर लॉस को आप बताएं, ठीक है। कॉपर लॉस को आप बताएं, तो यहाँ पर देखिए आपका है कॉपर लॉस है आपके, देखिए टोटल इनपुट में बराबर टोटल आउटपुट, टोटल लॉस, ठीक है। टोटल इनपुट टोटल लॉस WC, ताम्र हानि प्लस क्रोड में हानि, तो ताम्र हानि जो होगा WC शॉर्ट सर्किट और क्रोड हानि, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपका है WC कॉपर लॉस इक्वल्स टू, ये आपके टोटल मिल जाएंगे, ठीक है। WC क्रोड हानि है, आपको अच्छी तरह से देख लीजिएगा। एक दो बार जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको अच्छी तरह से आ जाएगा, ठीक है। प्रैक्टिस बस चाहिए, प्रैक्टिस करेंगे तो आपका हो जाएगा। रफ में 2-3 बार आप अच्छे से करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे है R01, X01, Z01, तो यहाँ पर WC जो है कॉपर में जो लॉसेस हैं वो आपके प्राप्त होंगे R01 और I1 का स्क्वायर, यहाँ से आपका ये पता चल जाएगा R01, ठीक। फिर देखिए दूसरा है Z01 आपको कैसे मिलेगा, V1/I1, ठीक। V1/I1 से आपको Z01 मिल जाएगा। तो X01 जो आपका है X01 आपको रिलेशन से मिली जाएगा। जो Z होता है वह रूट में क्या कहते हैं R का स्क्वायर प्लस X का स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ से X को बाहर कीजिएगा, यहाँ से आप घटा लीजिएगा, ठीक है। घटाने के बाद आपको मिल जाएगा बस। थैंक यू।